हमें बहुत डांटा कि नहीं ये सब मत करो, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये कचरा उठने वाला तो है नहीं। तुम्हारे साथ में कौन साथ देगा, कोई कुछ नहीं करता है, सब आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैंने ठान ली थी कि मैंने कहा थी नहीं, अगर मैं जब बोलूँगी, जब मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मैंने ठान ली कि मैं करके रहूँगी कुछ। अगर मैं फर्स्ट लेवल पे आई तो मैं सेकेंड थर्ड फोर्थ तक पहुँच जाऊँगी, और मैं पहुँच गई। वहाँ तक मैंने कुछ करके दिखाया, वहाँ का कचरा क्लीन हुआ। और वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा आने जाने वाले को, यहाँ पे कचरा मत डालो। हमारी दीदी ने मिल के सब कचरा उठाया है, कुछ सरों ने आके यहाँ पे कचरा उठाया, प्लीज़ यहाँ पे कचरा मत डालो। जो भी कचरा डालता था, छोटे छोटे बच्चे आकर मुझे बोलते थे दीदी वो कचरा डाल रहे, तो मुझे बाहर आकर उनको बोलना पड़ता था प्लीज़ यहाँ पे कचरा मत डालो, यहाँ पे कचरा साफ किया गया है। तो उन्होंने मुझे कहा मुझे तो नहीं दिख रहा है कचरा साफ हुआ है, क्योंकि उस जगह पे कुछ ज़्यादा कचरा था, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा था कि कचरा क्लीन किया है। तो मैंने उन्होंने कहा दिखना ज़रूरी नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे कचरा नहीं डालने की तो वो पूरा क्लीन दिखेगा। जब तुम ही नहीं करोगे तो फिर दूसरे तो डालेंगे, क्योंकि अपना घर सबसे सामने रहता है, एकदम कचरा हमारे घरों के सामने है, तो हमें तो क्लीन रखना पड़ेगा। जब हम पहली उंगली हमारी उठती है तो हमारा पूरा हाथ उड़ता है, तो इसका मतलब यही है कि तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारा देख के कोई और कोशिश करेगा, उसका देख के कोई और कोशिश करेगा। जब हम ही नहीं कोशिश करें तो सामने वाला क्यों कोशिश करेगा। तो मैंने यही कहा नहीं, पहले हमको सुधरना होगा, पहले हमें सुधारना होगा, पहले हमें काम करना होगा, हमारे में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाके कोई लोगों को सुधार आएगा, कई लोगों में सुधार आएगा, कुछ एरिया में सुधार आएगा। जब जाके हमारी पड़ोसी की गली में गली वाले भी आकर बोलने लगे अरे यहाँ का कचरा थोड़ा क्लीन दिख रहा है, तो हमारे छोटे छोटे बच्चों ने बोलने लगे हाँ हमारी जो दीदी है ना उन्होंने साफ करा है, अभी आप प्लीज़ यहाँ पे कचरा मत डालो, क्योंकि यहाँ के लोग हैं ना बहुत बीमार पड़ रहे हैं, प्लीज़ आप तो चाहते हैं ना कि बीमार ना पड़े, तो प्लीज़ यहाँ पे कचरा मत डालो। वो छोटे छोटे बच्चों ने आकर कहा, और मेरे घर पर आके बढ़ते दीदी आपने कचरा साफ कराया ना, हम लोग को खेलने को जगह बहुत अच्छी दिख रही है, हम यहाँ पे अभी रोज़ खेलेंगे। और कुछ जब गर्मी का मौसम आता था तो कुछ औरतें घरों में से आकर बाहर मैदान में बैठती थी, वहाँ पे इतना बड़ा मैदान है, जब खाना वगैरह बनाकर आके बाहर बैठती तो उन्होंने देखने लगी अरे ये तो कचरा क्लीन दिख रहा है, तो कुछ औरतें वहाँ पर मैदान में बैठने लगी, बच्चे छोटे छोटे खेलने लगे, जो बूढ़े होते हैं वो भी बैठने लगे, आपस में बातें करने लगे, हाँ यहाँ पे कचरा क्लीन हो गया, कितने सालों बाद कुछ तो हुआ, किसी ने तो कोशिश किया, जो कोशिश करता वही कामयाब होता है। आखिर यहाँ पे किसी ने भी चेयरमैन तक यहाँ तक बोला कि नहीं हमने नहीं किया, लेकिन हमने कोशिश किया ग्रुप ने मिलके कि हाँ यहाँ पे क्लीन होगा तो होगा, और हम वो क्लीन कचरा करके ही रहे। अब अगर हम देखेंगे तो कचरा क्लीन दिख रहा है और वहाँ पे हम बैठ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं। और कुछ औरतों ने हमें कहा कि हाँ ये गौसे ने कुछ कर दिया है कि कचरा हम सब ग्रुप मिलके यहाँ पे कचरा उठा लिए, तभी वहाँ पे कोई कचरा नहीं डाल रहा है और वो जगह क्लीन भी दिख रही है अभी। बस यही कहना चाहते हैं, थैंक यू। थैंक यू। राहिल आपका क्या अनुभव था? मेरा अनुभव थोड़ा अलग था, मतलब मेरे घर से सभी ने मुझे सपोर्ट किया था कि ठीक है तूने कुछ स्टार्ट किया है तो कर ले, अभी कर ही लिया है तो कर ही ले, ऐसे अधूरा छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे सोसाइटी वालों ने भी मुझे थोड़ा सपोर्ट किया था, उन्होंने अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ दिए थे कि हमें लग रहा है कि कचरा नहीं होना चाहिए साफ बाहर गली में, एट द एंड हमको वही गली से घर आना है, दूसरी तो गली है नहीं कि कोई शॉर्टकट ले लिया और सोसाइटी में आ गए। तो अगर अबे सोसाइटी तक आना है और कोई बीमारी वगैरह नहीं चाहिए तो गली को तो साफ रखना ही पड़ेगा, वो डस्टबिन तो लाना पड़ेगा ही। तो बाकी सबको भी समझाने में थोड़ी तकलीफ हुई, बट जैसे कि मैंने कहा, मैंने जो एक्टिविटीज़ किए थे मेरे दोस्तों के साथ, दूसरे फेलोज के साथ, जो हमें सीसीएफ में सिखाई गई थी, उससे एक चीज़ पता पड़ी कि लोगों ने बहुत स्टीरियोटाइप करके रख दिया है बीएमसी ऑफिशियल्स को कि वो कभी काम नहीं करेंगे, हमें इग्नोर करेंगे, लेट करेंगे, फिर एक दिन किया ठीक है दूसरे दिन तो कोई आग आग भी नहीं मारेगा उस चीज़ को। तो वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क था, तो वो ब्रेक करने के लिए ही हम लोग ने ये सब एक्टिविटीज़ किए थे। उसका मेन मोटिव यही था कि वो पहले वो स्टीरियोटाइप ब्रेक किया जाए, तो उससे तो हमारा काम बहुत ईजी हो गया। लोगों ने कंप्लेन करना स्टार्ट किया, लोगों ने थोड़ा नंबर सेव करना सीखा, मोबाइल का सही उपयोग किया, जिसके पास नहीं था मोबाइल तभी उन्होंने तो न्यूज़पेपर पे भी लिखा है वो नंबर। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो वो
इम्प्लीमेंटेशन भी बढ़ रहा है, जैसे कि वेबसाइट आया तो वेबसाइट है, अगर एप्लीकेशन है एंड्रॉयड और iOS में तो iOS और एंड्रॉयड एप्लीकेशन है स्वच्छता करके, जो BMC ऑफिशियल्स ने ही बनाया है, mcgm.gov.in से ही है। अगर उस पर आपको अपना नाम भी नहीं देना है तो आप एनोनिमस की तरह से भी कंप्लेन कर सकते हैं। आपको आपका नाम या नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आपका वार्ड, आपका परफेक्ट एड्रेस वो लिखना है और जो वार्ड नंबर है वही लिखना है। तो ये 3 चीज़ का नॉलेज होना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्लेन करते वक्त। थैंक यू। और ज़्यादा सवालों की तरफ बढ़ने से पहले मैं अभिव्यक्ति जो युवकों के साथ काम करती है वो आपके साथ कुछ समय में रखना चाहती हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मैं शोधिनी एक्शन रिसर्च नाम के एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई हो, तो उसके बारे में मैं अभी आपके सामने कुछ रखना चाहती हूँ कि जो गांव की यंग लड़कियां हैं, एडोलेसेंट लड़कियां हैं, तो उन्होंने अपने कम्युनिटी में, अपने खुद के जीवन में बदलाव लाने के लिए एक्शन रिसर्च का तरीका यूज़ करके कैसे काम किया है। तो शोधिनी ये मराठी शब्द है, तो इसका मतलब फीमेल सीकर ऐसे होता है। तो हम अभिव्यक्ति की तरफ से अभी नासिक डिस्ट्रिक्ट के 10 गाँव में काम कर रहे हैं और ये 10 गाँव में से 100 लड़कियां जो शोधिनी है, जो एक्शन रिसर्च का टूल यूज़ करके अपने गाँव में बदलाव लाने के लिए प्रयास कर रही है। तो ये एक्शन रिसर्च के मेन फोकस है जेंडर, एजुकेशन, स्किल्स, लाइवलीहुड एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो ये रिसर्च का प्रोसेस कैसा था, ये एक फ्लो चार्ट में आगे आप देख सकते हो। नेक्स्ट। तो ये रिसर्च में पहले तो किन गांव में काम करना है वो गांव का सिलेक्शन, उसके बाद कौन से लड़कियों के साथ हमें काम करना है, कौन ये काम करना चाहती है, तो वो लड़कियों का सिलेक्शन। उसके बाद ये एक्शन रिसर्च में हमने 3 टूल्स यूज़ किए थे। पहला तो था कम्युनिटी मैपिंग, दूसरा था सेंसस। सेंसस मतलब कुछ डेमोग्राफिक डिटेल्स। वो लड़कियों ने अपने गांव की 100 लड़कियों की कुछ डेमोग्राफिक डिटेल्स इकट्ठा की और उसके बाद वो 100 में से 30% सैंपल निकाल के इन-डेप्थ इंटरव्यूज़ लिए। और वो इन-डेप्थ इंटरव्यूज़ के टॉपिक भी ऐसे थे कि लड़कियां क्या सीख रही है, उनको क्या सीखना है, अदर देन फॉर्मल एजुकेशन उनको कौन से स्किल्स चाहिए, लाइवलीहुड के लिए उनके गांव में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, या फिर उनको क्या करना है, मतलब खुद पैसे कमाने के लिए खेतों में काम करने के अलावा उनको क्या करने की इच्छा है। ऐसे मुद्दों के ऊपर इन डेप्थ इंटरव्यू हुआ। और जैसे मैंने कहा कि ये एक्शन रिसर्च था, तो बीच में ये जब रिसर्च का काम चल रहा था, डेटा कलेक्शन का काम चल रहा था, तो गांव में अपने कम्युनिटी में छोटे छोटे ग्रुप्स में लड़कियों ने बहुत एक्शंस ली। जो फाइंडिंग्स आ रहे थे तो उनको सुलझाने के लिए, जो प्रॉब्लम्स दिख रहे थे तो उन्होंने एक्शंस लिए। उसके बाद रिपोर्ट लिखा और वो फाइंडिंग्स पे एडवोकेसी, रिकमेंडेशंस जो आए तो उनको लेके एडवोकेसी हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा एक प्रोसेस था। उसके बाद हमारा आज ये डिस्कशन का जो टॉपिक था वो है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन यूथ का कैसे होता है और वो कैसे उसमें बदलाव ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चर्चा हो रही है वो सब अर्बन यूथ के बारे में हो रही है। लेकिन जब मैं नासिक डिस्ट्रिक्ट के इन छोटे छोटे गाँव के बारे में और वो गाँव की लड़कियों के बारे में बात करती हूँ तो ये कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बदल जाता है। तो आप कुछ ये फाइंडिंग्स देख सकते हो, जो फाइंडिंग्स से हमें पता चलता है कि लड़कियों का ये सिस्टम में कुछ पार्टिसिपेशन ही नहीं है। मतलब उनके घर में भी वो बात नहीं कर सकती, उनका कुछ घरों में, गाँव में, उनके कम्युनिटी में कुछ एजेंसी नहीं है, उनके अधिकारों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में उन्हें कुछ अवेयरनेस नहीं है। और अगर अवेयरनेस है तो वो उन्हें मिल सके ऐसा कुछ वातावरण नहीं है। तो ये कुछ मेजर फाइंडिंग्स थे जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। नेक्स्ट। जैसे मैंने कहा ये एक्शन रिसर्च था, ये प्रोसेस चल रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये पूरे प्रोसेस में हमने जो बदलाव देखा, जो खुद रिसर्च कर रही थी उनमें भी बदलाव और जिनके ऊपर रिसर्च कर रही थी उनमें भी जो बदलाव हुआ, तो ये कुछ हाइलाइट्स है कि लड़कियां अभी अपने राइट्स के बारे में निगोशिएट करने लगी, पूछने लगी,
खुद का अगर शादी तय कर रहे हैं तो वो पोस्टपोन करने के लिए कुछ पेरेंट्स से बातचीत करने लगी। खुद को क्या लगता है, उसे क्या सीखना है, खुद का जीवन उसे कैसा बनाना है, इसके बारे में वो भी बात करती है। और जैसे मैंने कहा कि शोधिनी ये एक गांव में 10 लड़कियों का ग्रुप था और अभी ऐसे 10 गांव में 10 ग्रुप हो गए हैं और ये ग्रुप की कुछ आइडेंटिटी बनी है। तो ये ग्रुप अपने गांव में शोधिनी लाइब्रेरी नाम का एक लाइब्रेरी वाचनालय चलाता है, जो वाचनालय सिर्फ लड़कियों के लिए या फिर विमेंस के लिए बना है। गांव में ये सब लड़कियां अभी विलेज काउंसिल की जो मीटिंग होती है वो मीटिंग अटेंड करने लगी, वुमेन स्पेशल ग्राम सभा खुद बुलाने लगी और इससे लड़कियों के साथ विमेन का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ सकता है गांव के गवर्नेंस में, इसके लिए वो काम करती है। और कुछ अगर बताए तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि शेनवड़ करके हमारा एक गांव है, वो गांव में सब लड़कियां 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है और उन्होंने अपने गांव के बारे में, लड़कियों के शिक्षा के बारे में जो फाइंडिंग्स थे वो सब लेके वो एजुकेशन कमेटी के पास गई, उनके जो रिकमेंडेशन थे वो लेके गई और उनमें कुछ बदलाव लाने के लिए उनसे वो फाइट करने लगी या फिर सिर्फ बातचीत करने लगी। अपने गांव में जो मैंने कहा कि लाइब्रेरी है, तो ये लाइब्रेरी की स्पेस या फिर लाइब्रेरी की जगह, वहाँ पे रिसोर्सेस, वो सब खुद मिलाने के लिए वो खुद अभी प्रयास करती है। यहाँ पे एक्शंस लिखे हैं कि दहेगांव नाम के गांव में रेशन कार्ड का बहुत बड़ा इशू था, वो सब लड़कियों ने मिलके सॉल्व किया। खुद के लिए वो स्टैंड लेने लगी, अपने जैसे लड़कियों के लिए स्टैंड लेने लगी और ये ग्रुप अभी प्रेशर ग्रुप करके काम कर रहे हैं।